हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर कैसे होता है और होने पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है और लक्षण दिखाई देने पर कौन सा टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट पॉजिटिव होने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि डेंगू फीवर ठीक हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि डेंगू फीवर होता क्या है और किन वजह से डेंगू होता है। तो डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरल संक्रमण होता है जो कि डेंगू वायरस के वजह से होता है। डेंगू वायरस जो होता है वह आपके शरीर में एडीज इजिप्टी जो मच्छर होती है, फीमेल मच्छर होती है जिसका नाम होता है एडीज इजिप्टी, उसके काटने की वजह से आपको डेंगू का वायरस होता है और जिसके वजह से डेंगू फीवर होता है। तो बेसिकली एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से आपको डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज होता है। अब बात करते हैं कि डेंगू फीवर होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देता है जिसके वजह से आप निर्धारित कर सकें कि आपको डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं। तो इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि हाई फीवर यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होगा और हेडेक सिर में दर्द हो सकता है। फिर है पेन बिहाइंड द आइज यानी कि दोनों आँखों के पीछे दर्द हो सकता है। फिर है मसल पेन या बोन पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द होगा और हड्डियों में दर्द होगा, यानी कि हाथ पैर में आपको दर्द महसूस हो सकता है। फिर अगला लक्षण है नौजिया यानी कि मतली होना, वोमिटिंग उल्टी होना भी एक लक्षण होता है डेंगू फीवर का। अब अगला है वीकनेस यानी कि अगर आपको लगातार कमजोरी महसूस हो रहा है तो ये लक्षण होता है डेंगू फीवर का। फिर है स्किन रैशेस यानी कि त्वचा पर चकत्ते अगर निकल रहा है छोटा छोटा, तब मान सकते हैं कि डेंगू फीवर की ये सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर जो एक मेजर फैक्टर होता है, इसका जो एक सिम्टम होता है मेजर, वह है लो प्लेटलेट काउंट, यानी कि डेंगू फीवर होने पर देखा गया है कि प्लेटलेट जो काउंट होती है वह लगातार नीचे घटती रहती है और बहुत तेज़ी से घटने लगती है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होता है प्लेटलेट का उससे नीचे होने लगती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि डेंगू फीवर है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आप कैसे समझेंगे कि डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है जिससे डिटरमाइन होता है कि आपका डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके कुछ लैबोरेटरीज टेस्ट होते हैं, जैसे कि NS1 एंटीजन टेस्ट। ये जो NS1 एंटीजन टेस्ट है ये सिर्फ अगर डेंगू फीवर का लक्षण 1 सप्ताह के अंदर दिख रहा है और आप 1 सप्ताह के अंदर में ही टेस्ट करवा ले रहे हैं तभी इससे डिटरमाइंड होगा, यानी कि एक्चुअल रिपोर्ट सही रिपोर्ट इससे मिल पाएगा। यानी कि आपको लक्षण दिखाई देना शुरू हुआ और आप तुरंत 1 सप्ताह के अंदर में जांच करवा लिए, वो भी NS1 एंटीजन टेस्ट से, तब आपको एक्चुअल रिपोर्ट मिल पाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप लक्षण को इग्नोर कर रहे हैं और 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत चुका है तब आप NS1 एंटीजन टेस्ट ना कराइएगा, उसके बदले आप डेंगू IgM एंड IgG टेस्ट कराइएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है वो 1 हफ्ते के बाद होता है और उसमें पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है डेंगू टेस्ट जो होता है। यानी कि 1 हफ्ते के अंदर में अगर आप चेक करा रहे हैं तो NS1 एंटीजन टेस्ट, और 1 हफ्ते के बाद अगर आप चेक करा रहे हैं तो डेंगू IgM एंड IgG टेस्ट कराना चाहिए। अगले टेस्ट के बारे में बात करें तो अगला टेस्ट का नाम है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि TLC कितना है, यानी कि WBC काउंट कितना है और प्लेटलेट काउंट कितना है, क्योंकि जब आपका डेंगू पॉजिटिव होगा यानी कि डेंगू फीवर आपको प्रभावित कर रहा होगा तो TLC और प्लेटलेट काउंट जो होता है वह लगातार बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। तो CBC से आपका पता चल जाएगा कि
आपका प्लेटलेट काउंट कितना है, WBC काउंट यानी कि TLC कितना है, तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर हुआ है कि नहीं। और कंफर्म करने के लिए तो NS1 एंटीजन टेस्ट और डेंगू IgM एंड IgG टेस्ट तो है ही। तो ये बेसिक 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि डेंगू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर आपने टेस्ट करा लिया है, कोई भी इसमें से टेस्ट कराए हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट या IgM एंड IgG टेस्ट, और आपको क्लियर हो गया है कि डेंगू पॉजिटिव है यानी कि आपको अफेक्ट किया है, तो अब आगे आपको जानना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव के बाद कैसे इसको सही किया जा सके। तो इनमें कई दवाएं चलाई जाती हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो कोई स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई मेडिसिन डेंगू का नहीं बना है। लेकिन लक्षण के आधार पर जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जितने भी लक्षण दिखाई देंगे उन सभी लक्षण के आधार पर आपको दवा दी जाएगी। लेकिन आपको एक नोट करने वाली बात है कि जो RMP हैं, यानी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर हैं या जो गांव में क्लिनिक चलाते हैं, तो उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पेशेंट अगर डेंगू पॉजिटिव है, आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन से होता है तो इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, सभी एंटीबायोटिक टैबलेट चला देते हैं, मेडिसिन चला देते हैं या इंजेक्शंस दे देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि डेंगू फीवर होने पर ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक मेडिसिन यानी कि किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन आपको नहीं देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्लेटलेट काउंट है और WBC काउंट है वह लगातार और नीचे यानी कि बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा और पेशेंट का हालत पूरा सीवियर हो जाएगा। और बात रही दूसरी, एक जो टैबलेट सब चलाते हैं यानी कि सिम्टम्स के बेस पे कि पेन हो रहा है यानी कि दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं NSAID मेडिसिन चला देते हैं, यानी कि पेन किलर एनाल्जेसिक मेडिसिन चला देते हैं। तो यानी कि NSAID को भी आपको नहीं चलाना है डेंगू फीवर में। जैसे कि क्या चलाते हैं, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोसेन हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होते हैं, तो इनको नहीं चलाना चाहिए पेशेंट जो डेंगू पॉजिटिव है। क्योंकि उन पेशेंट में क्या होगा, उनमें रीनल डिसऑर्डर कर देगा और जो मेन फैक्टर होता है यानी कि ब्लीडिंग काज कर देगा, यानी कि पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगेगा बहुत ज़्यादा और प्लेटलेट फंक्शन को इंटरफियर कर देगा। ये सभी दवाइयाँ जो NSAID यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग होती हैं। तो कुल मिलाकर आपको ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक मेडिसिन और NSAID कैटेगरी यानी कि एनाल्जेसिक की मेडिसिन आपको इसमें बिल्कुल भी चलाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इन सभी मेडिसिन को नहीं चलाना है तो क्या चलाना है। तो सिम्टम के बेस पर आपको दवाइयाँ देना है। जैसे कि अगर पेशेंट को हाई फीवर आ रहा है, क्योंकि इसका सिम्टम होता है हाई फीवर, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार जाता है लगभग, तो अगर बहुत तेज़ी से बुखार है तो उसके लिए आप डोलो 650 mg यानी कि डोलो 650 mg आप टैबलेट चलाएंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एंटीपायरेटिक के रूप में कार्य करता है, यानी कि बुखार को कम करने के लिए यह टैबलेट दी जाती है। और अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है या थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो आप डोलो 650 mg ही दीजिएगा, क्योंकि यह एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ पुअर एनाल्जेसिक भी होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक होगा लेकिन पुअर एनाल्जेसिक होगा। तो अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने का काम यह कर सकता है। तो फीवर और पेन में डोलो 650 mg ही देना है, क्योंकि यह NSAID की कैटेगरी की दवा तो है लेकिन एनाल्जेसिक की कैटेगरी की नहीं है, एंटीपायरेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एंटीपायरेटिक की कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि मुख्यतः फीवर में दी जाती है, लेकिन पुअर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होने के कारण पेन में भी इसको दे सकते हैं।
आपको कोई दूसरा एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि यह ब्लीडिंग काज कर देगा। अगर आप कोई भी जैसे एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे तो ब्लीडिंग होने लगेगा और पेशेंट का हालत सीवियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डोलो 650 mg ही देना है, चाहे बुखार हो चाहे पेन हो। अगर हम इसके अब डोज की बात करें तो पेशेंट के हालात के ऊपर आपको देना है कि उसका क्या कंडीशन है। जैसे कि इसका जो नॉर्मल डोज होता है दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है और फीवर है तब आप इसका TDS डोज कर सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार तक इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें जिसका नाम है प्लेटेंजा टैबलेट। प्लेटेंजा टैबलेट क्यों देना चाहिए? क्योंकि डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट काउंट होता है वह बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, लो होने लगता है। तो जिनको डेंगू हुआ है उनको ज़रूर प्लेटेंजा टैबलेट खिलाना चाहिए। यह हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होती है। नाम है प्लेटेंजा टैबलेट। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यह प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करता है। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अगर बहुत तेज़ी से प्लेटलेट काउंट घट रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए TDS यानी कि दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। यह डोज मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कितना देना है पेशेंट को। अब इसी के साथ आपको कैरीपिल सिरप भी देना है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और पेशेंट सीवियर होते जा रहा है। तो उसको टैबलेट के साथ साथ सिरप भी देंगे। इसका काम जो होता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम होता है, यानी कि इसका यूज इंक्रीज प्लेटलेट काउंट का होता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो दिन में 2 बार 10 ml देना है। सुबह शाम खाना खाने के बाद इस सिरप का सेवन करना है। तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए कैरीपिल सिरप देना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें कि डेंगू किसी को हुआ है तो अगर उसको बार बार उल्टी हो रहा है, मतली हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ऑनडेन MD4 टैबलेट देंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो मतली होने पर, नौजिया होने पर, वोमिटिंग उल्टी होने पर यह टैबलेट दिया जाता है। डोज की बात करें तो यस यानी कि जब आपको ज़रूरत हो, लेकिन अगर सामान्य डोज की बात करें तो दिन में 2 बार तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टैबलेट बेसिकली उल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशेंट को लगातार कमज़ोरी महसूस हो रहा है, शरीर में पानी की कमी हो चुका है और BP लो हो रहा है डेंगू फीवर होने के कारण, तो उसको IV फ्लूइड दिया जाता है। IV फ्लूइड में NS दे सकते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, RL दे सकते हैं, DNS दे सकते हैं। NS, RL, DNS ये मेडिकल कंडीशन पे निर्भर करेगा कि कौन सा IV फ्लूइड देना है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कमज़ोरी होने पर, पानी की कमी होने पर और लो BP होने पर ये फ्लूइड यूज किया जाता है। अगर हम इस फ्लूइड के डोज की बात करें कि NS, RL या DNS IV फ्लूइड का डोज कितना देना चाहिए, तो ये पेशेंट के मेडिकल कंडीशन के आधार पर निर्भर करता है कि कितना उसको रिक्वायर्ड डोज है। अगर हम इसके कॉमन डोज की बात करें तो 1 लीटर दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, यानी कि 1000 ml दिन में 2 बार तक इसको दिया जा सकता है। अब तक जितने भी ट्रीटमेंट बताए गए हैं, अगर इनसे पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है और पेशेंट का हालत सीवियर होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, प्लेटलेट बहुत कम होता जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी कि प्लेटलेट सीधा चढ़ाएंगे बाहर से। यानी कि उसको कोई सुधार नहीं हो रहा है ये सभी दवाओं देने के बाद, तब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन चढ़ाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन होता है डेंगू ट्रीटमेंट करने का। इसके यूजेस की बात करें तो रैपिडली इंक्रीजिंग प्लेटलेट काउंट, यानी कि जब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे तब जो प्लेटलेट काउंट है जो कम हो रहा है वो तुरंत बढ़ जाएगा और पेशेंट का हालात सामान्य हो जाएगा।
इसके अगर हम डोज की बात करें तो ये पूरा निर्भर करता है कि पेशेंट का हालत कैसे है, मेडिकल कंडीशन कैसा है और डोज रिक्वायर्ड कितना है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है प्लेटलेट का, जिससे उसका प्लेटलेट नॉर्मल स्थिति में आ जाए। तो इस प्रकार ये जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है वो चढ़ाया जाता है। तो आप इस प्रकार लक्षण के आधार पर दवाइयाँ देकर या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करके डेंगू फीवर को ठीक कर सकते हैं और पेशेंट का कंडीशन नॉर्मल हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।